नमस्कार। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत लोकतंत्र सेनानी संघ की ओर से हम प्रत्येक माह हम आजादी के उन दीवानों को याद करते हैं जिन्होंने इस देश को आजाद किया, जिन्होंने अपना बलिदान दे करके आने वाली पीढ़ियों के लिए खुशहाली छोड़ करके गए। इसी क्रम में आइए हम याद करते हैं देश के उस महान लोक नायक को, उस महान स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी को और स्वतंत्र वीर सावरकर को, जिनको एक जीवन में दो जन्म का आजीवन कारावास मिला। तो आइए आज की इस कड़ी के अंदर हम इस कार्यक्रम को शुरू करें। हमारे इस कार्यक्रम में आज के जो अतिथि हैं उन अतिथियों का मैं परिचय कराने जा रहा हूं। हमारे कार्यक्रम में आज की सबसे पहली वक्ता रहेंगे श्रीमती सीमा बिसे जी, जो राष्ट्र सेविका समिति के में इंदौर के अंदर रहती हैं और बौद्धिक प्रमुख के दायित्व है आपके पास में। तो मैं सबसे पहले सीमा दीदी को आमंत्रित करूंगा और उसके बाद में हमारे लोकतंत्र सेनानी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद कैलाश सोनी जी, उसके बाद में डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जी, जो भारत सरकार के अंदर एक कद्दावर मंत्री रहे, साहित्यकार और अपना भाषण भी जो रचनाओं के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, ऐसे विद्वान डॉक्टर जटिया जी को हमको सुनने का अवसर मिलेगा। तो मैं आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत में आमंत्रित करता हूं बहन सीमा बिसे जी को। आइए और अपना उद्बोधन प्रारंभ करिए। सीमा जी। जी नमस्कार, धन्यवाद आपको। सबसे पहले लोकतंत्र सेनानी संघ को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि आज मुझे स्वतंत्र वीर सावरकर जी पर बोलने का अवसर दिया उन्होंने। 1870 ये जो अभी स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव चल रहा है, उस अमृत महोत्सव के अंतर्गत यानी 15 अगस्त 2021 से लेकर 2022 तक ये पूरा वर्ष स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस अमृत महोत्सव की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। इसी के अंतर्गत ये अभी 28 तारीख को आज सावरकर जी की जयंती है। इस अवसर पर सावरकर जी को विशेष रूप से यानी जिसको बोल सकते हैं स्वतंत्र वीर और हिंदू संगठक कहा जाता है, इसको मैं नमन करते हुए और मेरा वक्तव्य शुरू करती हूँ। भारत के स्वतंत्रता का इतिहास जानना अपरिहार्य है, क्योंकि इतिहास के उजाले में ही हम भविष्य को देख सकते हैं। जो राष्ट्र अपना इतिहास भूल जाते हैं, उनका वर्तमान दुबला और भविष्य कमजोर रहता है। इसीलिए मैं एक छोटी सी कविता से मेरी शुरुआत कर रही हूँ। ये श्री कृष्ण सरल जी की कविता है। मैं अमर शहीदों के चारण उनके यश गाया करती हूँ, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करती हूँ। यह सच है याद शहीदों की, यह सच है याद शहीदों की हम लोगों ने दफनाई है। यह सच है हिंदुस्तान आज जिंदा उनकी कुर्बानी से। यह सच अपना मस्तक ऊंचा, यह सच अपना मस्तक ऊंचा उनकी बलिदान कहानी से। वे अगर ना होते तो भारत मुर्दों का देश कहा जाता। जीवन ऐसा बोझा होता जो हमसे सहा नहीं जाता। इस पीढ़ी में उस पीढ़ी के, इस पीढ़ी में उस पीढ़ी के मैं भाव जगाया करती हूँ। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करती हूँ, मैं उसे चुकाया करती हूँ। स्वतंत्र वीर सावरकर जी के लिए मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि 1857 से जो स्वतंत्रता का संग्राम शुरू हुआ, उस स्वतंत्रता संग्राम के पहले भी यानी 1857 से पूर्व भी कई विद्रोह हुए, परंतु उन विद्रोह को एक रूपता में कहीं भी लिखा हुआ हमें नहीं मिलता है। तो जब तक किसी बात का डॉक्यूमेंटेशन हर होना बहुत आवश्यक है, और वो काम सावरकर जी ने किया कि सन 1857 से पूरा भारत का जितना भी जहां जहां पर, फिर महाराष्ट्र है, पंजाब है, गुजरात है, अन्य स्थानों पर जहां जहां ये होता गया स्वतंत्रता का विद्रोह, वहां पे उस चीज को उन्होंने लिखकर उसका डॉक्यूमेंटेशन करके 1909 में किताब प्रकाशित कर दी। वो किताब का बहुत विरोध हुआ, उस किताब को कई भाषाओं में भी बनाया उन्होंने, और उसकी मूल प्रति अपने पास रखने के कारण वो जितने भी जहां जहां प्रकाशित होकर जलाई गई थी,
उन प्रतियों के जलाने के बाद भी वो प्रतियां लोगों तक पहुंच पाए, इसकी व्यवस्था पूरी सावरकर जी ने की थी। इसी कारण आज भी हमें 1857 का जितना भी स्वतंत्रता का इतिहास है, वो 1857 स्वतंत्रता का समर इस नाम से उन्होंने वो किताब प्रकाशित किया। बचपन से ही सावरकर जी के, जिसको बोल सकते हैं कि जीभे पर, हमारे मराठी में बोलते हैं ना, जबान पर सरस्वती प्रसन्न थी। उम्र के 14 वर्ष जब थे वो, 14 वर्ष के, उसी समय स्कूल में एक कंपटीशन थी, उसमें वक्तृत्व स्पर्धा रखी गई थी और उसका विषय था मेरी मातृभूमि। एक छोटे से बालक ने बहुत ही सुंदर अपना वक्तव्य रखा, जिसमें वेद, उपनिषद, यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, हमारे ऋषि, हमारी ग्रंथ संपदा, इन सभी का उल्लेख करते हुए उस बच्चे ने भाषण दिया। उस बच्चे का प्रथम क्रमांक आया। उसके बाद अध्यक्षीय भाषण शुरू हुआ। तब अध्यक्ष जी ने ऐसा कहा कि जब हम बच्चे थे तब हमारा भाषण हम स्वयं लिखते थे और उसकी प्रस्तुति हमको देनी रहती थी, परंतु आजकल तो बच्चों को सब लिखित में मिल जाता है गुरुओं से और अपने माता पिता से, इस कारण वो अपना याद करके और भाषण दे देते हैं। प्रथम आए हुए बच्चे को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा शायद मैं छोटे मुंह बड़ी बात कह दूंगा, पर उसने उसी समय खड़े होकर कहा उस अध्यक्ष को कि मुझे आपका भाषण होने के पश्चात मुझे फिर बोलना है, क्या आप अनुमति देंगे? तो अध्यक्ष जी ने कहा जरूर बोलेंगे आप। अध्यक्ष का भाषण होने के पश्चात वो बच्चा खड़ा हुआ और उस बच्चे ने कहा कि मैंने ये मेरा भाषण स्वयं लिखा है मेरी मातृभूमि पर, और आज भी यदि आपको ऐसा लगता है कि ये सही नहीं है तो मेरे प्राचार्य महोदय यहाँ पर उपस्थित है, वो मैं जब लिख रहा था तब वो वहां उपस्थित थे, और अभी भी मुझे यदि कोई विषय दिया जाए राष्ट्र के संबंध में तो मैं अभी भी लिखकर और आपके सामने 10 मिनट के अंदर उसकी प्रस्तुति दे सकता हूँ। उसका कहने के बाद जब वो नीचे बैठा तब अध्यक्ष महोदय ने उसके पास अपने पास बुलाया और उस बच्चे को पूछा आपका नाम बताइए। तब बड़े गर्व से उस बच्चे ने खड़े होकर बोला विनायक दामोदर सावरकर। किसी भी बात की जितना भी विरोध भी हो तो उस बच्चे ने बचपन से उस चीज को जो सही है उसको सही कहने की आदत स्वयं में अपने आप थी उस व्यक्ति में। उसके बाद उन्होंने 21 उम्र में जब वो बीए कर रहे थे, उस समय स्वतंत्रता के आंदोलन में स्वदेशी आंदोलन चल पड़ा था और उसमें विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाती थी। वो होली जहां पर जलाई जाती थी वहां पर लोकमान्य तिलक जी ने कहा कि यहाँ पर किसी भी युवा यहाँ पर भाषण ना दे। सावरकर जी ने इसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि जहां पर दहकती होली है वही दहकते हुए विचारों को भी वहीं रखा जाएगा और यही बात सही रहेगी। आप बोलोगे कि नदी किनारे जाके होली जलाओ और बाजार में जाकर भाषण दो, तो इस प्रकार नहीं हो सकता। लोकमान्य जी ने उसकी बात मंजूर की उस युवा की और उन्हें वहां पर भाषण देने के लिए कहा, और वो भाषण इतना सुंदर रहा कि कई प्रेरणा जो वहां पर युवा वर्ग खड़े थे उस प्रेरणा लेकर उनके पास फिर से मिलने गए और स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़ गए। उसके बाद वो बैरिस्टर बनने के लिए वो इंग्लैंड गए। वहां पर एक रईस बस्ती में एक 65 नंबर का मकान उन्होंने लिया था और वहां पर जो भारत में उच्च शिक्षा हेतु आते थे उनको वहां उन्होंने रखा था। मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आ रही है जी, आ रही है। आ रही है आवाज? हाँ, एक कॉल आया तो उसको मैंने रिजेक्ट किया। इंग्लैंड में वहां पर सभी युवा जो उच्च शिक्षा हेतु आते थे वो वहां पर उस मकान में रहते थे और उस मकान के पड़ोस में एक फ्लैट लिया था जहां पर की निशानेबाजी की प्रैक्टिस हुआ करती थी। गुप्त रूप से निशानेबाजी की प्रैक्टिस होती थी। जितने भी युवा थे वो स्वतंत्रता के लिए, क्रांति के लिए तैयार करने के लिए
सावरकर जी इन सभी लोगों के प्रणेता थे और एकदम अगुआ थे। वहीं पर पंजाब का एक मदनलाल धिंगरा नाम का एक युवक उनके पास आया और उसने कुछ करने का मनोदय अपने सावरकर जी को बताया। सावरकर जी ने उसे सर कर्जन वाइली का वध करने के लिए कहा और उस बच्चे ने वो कर्जन वाइली का वध किया और खुशी खुशी फांसी पर चढ़ गया। इस प्रकार उसने मृत्यु के पूर्व यानी फांसी के पूर्व उसने जो अपना वक्तव्य दिया, उस वक्तव्य के कारण सभी की नजर, सरकारी नजर सावरकर जी पर पड़ी और वहां से सावरकर जी वहां पर पकड़े गए। सावरकर जी उस समय फ्रांस में थे जब वो आदेश निकला था। फिर फ्रांस से लंदन पहुंचे, वहीं वो पकड़े गए। लंदन से जब भारत लाया जा रहा था, जिस जहाज से लाया जा रहा था, उस जहाज में जो वो बैठे हुए थे और उन्होंने शोध जाने की इच्छा जाहिर की और उसके बाद वो वहां गए बाथरूम में और वहां पर एक ऐसा कांच लगा हुआ था जिससे अंदर का व्यक्ति दिखता था। उन्होंने उसके ऊपर एक अपना नाइट गाउन लटका दिया और वहां से छलांग लगाकर समुद्र में छलांग लगा दी और वो वहां से भाग निकले। जैसे ही पता चला कि सावरकर जी भाग निकले हैं, यह जो कार्य था, ऐसा कहते हैं कि वीर महाबली हनुमान के बाद एक ही व्यक्ति है जिसने समुद्र में छलांग लगाई है। सारी सरकारी यंत्रणाएं तेज हो गई और गोलियों की बौछारें उन पर शुरू हो गई। इतने दाग और इतने निशाने हुए कि उसके बाद उसके ऊपर जो खारा पानी लग रहा था, उसकी यातनाएं वो सहन करते करते फ्रांस के मार्सेलेस बंदरगाह तक पहुंचे और वहीं पे उनको सरकार ने फिर से पकड़ लिया। ऐसे सावरकर जी को पकड़ने के पश्चात 25 वर्ष की 2 उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उस पर सावरकर जी ने सरकार को कहा कि आप तो पुनर्जन्म मानते नहीं है, फिर मुझे 2 उम्र कैद की सजा कैसे सुनाई? चलो बोले कोई बात नहीं, आपको मेरे कारण यदि पुनर्जन्म की बात यदि मंजूर हो तो मुझे 2 उम्र कैद भी मंजूर है। उसके बाद उन्हें अंडमान भेजा गया और अंडमान भेजने के पूर्व जिस जेल में वहां थे, वहां पर उनकी पत्नी येसुबाई जब उनको मिलने आई, तब सावरकर जी ने उनको बहुत अच्छे से समझाया। वो क्या समझाया और वो क्या शब्द थे वे मैं आपके सामने रख रही हूँ। येसुबाई जब मिलने आई, तब सावरकर जी ने उसे बताया कि हमारा जो नारायण है उस पर अच्छे संस्कार करना, क्योंकि यही हमारे घर का अगला दीपक है। और इसके बाद छोटी छोटी आपके मन में, बोले येसुबाई आपके मन में आता होगा कि अन्य लोगों के जैसे घर है वैसा मेरा भी घर हो, परंतु सूखी हुई लकड़ियों को पकड़कर और लेकर और पत्तियों को इकट्ठा कर घरौंदा तो पक्षी भी बना लेते हैं, पंछी भी बना लेते हैं और संतति उत्पन्न करना ये भी वो पंछी कर सकते हैं। क्या इतना ही काम है जीवन का? क्या केवल इतना ही लक्ष्य रख सकता हूं मैं? नहीं, मैं मेरे प्रेरणा से अन्य लोग फांसी पर चढ़ रहे हैं। मैं इन बातों को ध्यान में यदि रखूंगा कि मेरे को भी इस प्रकार से सांसारिक जीवन जीना है, तो ये मेरे से नहीं हो सकता। येसुबाई आप और किसी से शादी कर लीजिए। येसुबाई कहती है नहीं, आपके दिए हुए संस्कार मेरे पर है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं आपकी राह देखूंगी। 50 वर्ष क्या, तो मैं तो 7 जन्म तक आपकी राह देखने के लिए तैयार हूँ। ऐसी येसुबाई और ऐसे आदर्श हमारे सावरकर, ऐसी घटनाएं उनके सावरकर जी के चरित्र से लेने लायक हैं। उसके बाद सावरकर जी को जिस जेल में रखा गया था, उसमें इतनी यातनाएं उन्होंने सहन की हुई है। वो यातनाएं मैं आपको संक्षिप्त में बता रही हूँ। उन्होंने जहां पर उनको रखा गया था, वो जिसको बोल सकते पखाने की जो जगह रहती है, उसके पास में उनको रखा गया था ताकि हमेशा उनको वो दुर्गंध आती रहे। और सुबह सुबह कोलू की जगह, यानी कोलू का जो बेल रहता है, उस बेल की जगह सावरकर जी को लगाकर वो तेल निकालने के लिए कहते थे। 20 पाउंड तेल निकलना जरूरी था, क्योंकि यदि 20 पाउंड तेल नहीं निकला तो शाम का खाना नहीं मिलेगा। 20 पाउंड तेल निकालने के पश्चात उसके बाद उनको नारियल की रस्सी से
नारियल का जो जटाएं रहती है उससे रस्सी बनाने का कार्य दिया जाता था, ताकि वो हाथ पूरे उनके छिल जाए और उसमें से खून बहता था, जिससे वो खाना भी नहीं खा पाते थे। ऐसी अवस्था में भी सावरकर जी का जो मन था लिखने का, वो साहित्य पूरी दीवारों पर खील से लिखते थे और उन सभी चीजों को याद कर लेते थे, फिर वो कविताएं हो, नाटक हो या अन्य कोई चीजें हो। और सावरकर जी जेल से निकलने के पश्चात उन याद की हुई चीजों को फिर से उन्होंने लिखा और उनकी सारी किताबें प्रकाशित हुई हैं। जेल में रहते हुए भी हिंदुओं को कैसे संगठित किया उन्होंने, उनकी जो सलाखों से उनको बांधा गया था उससे वो बैठ भी नहीं पाते थे, इस प्रकार वो सलाखें उनसे बांधी हुई थी। तो उन सलाखों की वो आवाज करते थे और उस आवाज की जितनी इससे उसकी एक भाषा तैयार करी और सभी हिंदुओं को समझ में आ जाता था उस भाषा से कि उनको उस दिन क्या करना है। और ऐसी हिंदुओं को वहां पर चने जब देते थे तब वो हड्डियां डाल देते थे और बोलते थे अब आप बढ़ गए, अब आप बढ़ गए और उसके बाद आप मुस्लिम हो गए। तो सावरकर जी ने उनको ये समझाया कि मैं अभी आपको तुरंत गंगा जल दे पी लो आप और आप फिर से हिंदू हो जाओगे। कितनी छोटी बात उन्होंने बात बताई कि मेरे इसमें पूरा का पूरा कुछ भी और भी हड्डियां डाल दो तो भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा हिंदू धर्म यह किसी भी हड्डियों के खाने से नहीं जुड़ा हुआ है, यह मेरे हृदय से जुड़ा हुआ है हिंदू धर्म। तो अन्य लोगों को भी, हिंदुओं को भी बांटने के लिए वो बराबर बात बताते थे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मैं फिर से गंगा जल पिलाता हूँ, आप फिर से हिंदू हो गए। तो वहां उस ऐसी अवस्था में भी हिंदुओं का संगठन करने की तैयारी उन्होंने रखी थी। जेल से निकलने के पश्चात, यानी एक ऐसी किताब है उनका समग्र सावरकर नाम से, उस किताब का आखिरी अध्याय जब अपन पढ़ते हैं, किताब बहुत मोटी है और जब किताब मोटी होने के बाद जब अपन आखिरी तक आते हैं और सारी यातनाएं पढ़ते हैं तो अपने को लगता है हे राम कितनी यातनाएं। तो वो आखिरी अध्याय में लिखते हैं, कंटाला आ गया ना यातनाएं पढ़ पढ़ कर, ये मैंने जिया है, ये मैंने सहन किया है, आपको केवल पढ़कर कंटाला आ रहा है, मैंने तो जिया इस जीवन को। ऐसे सावरकर जी उसके बाद जेल से निकलने के पश्चात उन्होंने हिंदुओं का संगठन बनाना शुरू किया और हिंदुओं के संरक्षण, हिंदुओं की स्वतंत्रता और इनकी आगे बढ़ने के लिए हिंदुओं का संगठन आवश्यक ये कहा। और उसके बाद हेडगेवार जी इन्हें मिलने आए सावरकर जी से और उस चर्चा के अंत में विजयादशमी के दिन सन 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना डॉक्टर हेडगेवार जी ने की है। युवाओं को व्यायामशाला में भाला तलवार इसकी शिक्षा देने के लिए सावरकर जी ने यह काम शुरू किया और जो बौद्धिक और शारीरिक रूप से अनुशासित युवा थे उनको सेना में प्रवेश मिले, इसकी व्यवस्था सावरकर जी ने की, जिससे सीधे सीधे हमारे राष्ट्र को स्वतंत्रता की ओर ले जाने की यह एक राह बना दी। सावरकर जी को एक बार एक साहित्य सम्मेलन में अध्यक्ष के तौर पर बुलाया था। तब उन्होंने उस पोस्ट पर होते हुए भी ये कहा कि 2 वर्ष तक कोई भी कवि या कोई भी अन्य लिखान नहीं भी हुआ तो चलेगा, पर इस पेन की जगह आप एक बंदूक हाथ में लो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। साहित्य सम्मेलन की बजाय ऐसे सम्मेलन बनाए जाए जिससे युवाओं के हाथ में सशस्त्र क्रांति की बात मन में शुरू हो जाएगी। ऐसा साहित्य सम्मेलन में बोलने वाले, जिसको निधड़ छातीचे हमारे मराठी में बोलते हैं, ऐसा ये व्यक्ति था। इन्होंने अपने अंतिम भाषण में इस प्रकार प्रस्तुति दी थी। इन्होंने अंतिम भाषण में कहा कि मेरे मृत्यु के पश्चात यदि कोई शिलालेख भी बनाए या कोई स्मारक भी बनाए तो उस स्मारक पर स्वातंत्र वीर सावरकर या अन्य कुछ नाम लिखने की बजाय आप यदि हिंदू संगठक कहे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। ऐसा उन्होंने उस समय भी कहा था। और ये हिंदू संगठन शुरू करने के बाद इन्होंने बहुत अच्छी परिभाषा हमारे लिए दी है कि ऐसा कहते हैं कि इतना प्रखर हिंदूवादी व्यक्ति हिंदू के लिए कैसी परिभाषा बनाएगा। तो उन्होंने कहा था किसी व्यक्ति को हिंदू किसे कहा जाए, तो उन्होंने कहा था सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र तक
इस फैले हुए हमारे भारत देश को जो पुण्य भूमि मानता हो और जो अपनी पितृभूमि मानता हो उसे हिंदू नाम से संबोधित किया जावे। तो ये जितने भी और अन्य चीजें आज की तारीख में हम देखते हैं उन सभी लोगों को ये परिभाषा बताने लायक है कि सावरकर जी ने कितनी विस्तृत परिभाषा बनाई है। हर व्यक्ति हिंदू हो सकता है, किसी बात की धर्म की कोई दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी नहीं है। केवल इस मातृभूमि को आप पुण्य भूमि और हमारी पितृभूमि माने, बस वो व्यक्ति हिंदू कहलाएगा। सावरकर जी से इसी प्रकार के प्रखर विचारों से हम अभी परिचित हुए हैं। आज की युवाओं तक ये बात पहुंचे, यही बात चाहूंगी मैं। और धन्यवाद मुझे आमंत्रित किया इस बात के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद बहन सीमा जी। बहुत ही संक्षेप में, और आपने स्वतंत्र वीर सावरकर जी के जीवन पर जो प्रकाश डाला है वो बहुत अद्वितीय है। आज के हमारे इस कार्यक्रम में आपने आकर के और इस कार्यक्रम की जो गरिमा बढ़ाई है उसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि अभी हमारे कार्यक्रम के मुख्य जो वक्ता के रूप में डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जी, वो कुछ ही देर में बस हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं। और जैसा कि उनका संदेश मुझे प्राप्त हुआ था, तो चलिए जब तक हम उनके विषय में कुछ और बात कर लें। यदि सीमा दी और कुछ कहना चाहती हो तो अपनी बात जारी रख सकती हैं। सावरकर जी के लिए तो जितनी बात कही जाए उतनी कम है। आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। जब तक जटिया जी जुड़ते हैं तब तक अपनी बात पूरी करिएगा। जितने भी साहित्य लिखा इन्होंने, वो हर साहित्य में मातृभूमि ये विशेष मुख्य बात है। भले ही हमारे मराठी में नाटक लिखे इन्होंने, वो नाटक का भी मूल उद्देश्य इसी प्रकार है कि इनका कहना है कि स्वातंत्र के लिए हमारे हिंदू संगठन कैसे तैयार किया जाए और हिंदुओं की सुरक्षा के लिए अन्य बातें क्या सोची जाए जिससे कि उनको वो खुद सक्षम बने। तलवार और बंदूकें यानी सशस्त्र क्रांति का जो मूल सिद्धांत है, क्योंकि बिना सशस्त्र शस्त्रों के भारत को स्वतंत्रता मिलना बहुत कठिन था। और ऐसे कई लोग थे तो सशस्त्र क्रांति में मुख्य थे, उसमें से अगुआ थे स्वतंत्र वीर सावरकर। इतना ही मैं कहना चाहूंगी। पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे की चर्चा हम जारी रखते हुए कि आज चूंकि 28 मई को हम उनकी जन्म जयंती मना रहे हैं। 28 मई 1883 को वीर दामोदर विनायक सावरकर जी का जन्म हुआ था। और एक लंबे संघर्ष तक आपने जो जीवन जिया है, जैसा कि सीमा दीदी ने बताया, एक जीवन में 2 जन्म का कारावास भोगने वाले स्वतंत्र वीर सावरकर जो समुद्र को लांग करके गए, उन्होंने अपनी 6000 रचनाएं जेल की दीवारों पर लिखी थी। आज हम वर्तमान में बात करते हैं जो तुष्टीकरण को लेकर के वोट की राजनीति करते हैं। और इस देश का दुर्भाग्य रहा कि ऐसे नेताओं ने इस देश के ऊपर कब्जा करके, इस देश की राजनीति पर कब्जा करके और हमारे देश के क्रांतिकारियों को भुलाने का जो कार्य किया है, ऐसे घृणित कार्य को, ऐसे निंदनीय कार्य को आज याद करके, और हम यदि सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं ऐसे क्रांतिकारियों को, तो हम उनके इतिहास को पढ़ें, आने वाली पीढ़ी को उस इतिहास को पढ़ाएं कि हमारे देश का वो जो गौरवशाली इतिहास है, इस देश के ऊपर मर मिटने वालों की एक लंबी श्रृंखला है, जिस पर लोगों ने चल करके एक लंबा बलिदान इस देश के लिए दिया है कि आने वाली पीढ़ी हमारी जो स्वर्णिम युग देख सके, अपना स्वर्णिम भविष्य बना सके और अपना स्वर्णिम जीवन जी सके। इस देश के गौरवशाली इतिहास के अंदर जब भी हम इस देश की आजादी को लेकर के, इस देश की सनातन संस्कृति को लेकर के, इस देश की हिंदू संस्कृति को लेकर के जब हमने पढ़ने लगे हैं, लेकिन इस देश के नेताओं ने जो छद्म
और तुष्टीकरण की नीति के माध्यम से इस देश के ऊपर काबिज होकर के हमारे इतिहास को भुलाने का, इतिहास को नष्ट करने का और इतिहास को बदलने का जो अपराध किया है, ये देश उसके लिए उसको कभी क्षमा नहीं करेगा। तो जब हम बात करते हैं आज सावरकर जी की, सावरकर जी वो स्वयं तो लोग बड़े क्रांतिकारी थे, उन्होंने कई क्रांतिकारियों को तैयार किया। सावरकर जी से प्रेरणा लेकर के बड़े बड़े क्रांतिकारी तैयार हुए और उन क्रांतिकारियों ने इस देश के अंदर जो अपना जौहर दिखाया और जिस प्रकार से उन्होंने अपना कार्य किया, और उसी उसी का परिणाम था इस देश को आजादी मिली। लेकिन पुनः इस बात को दोहराना पड़ता है कि वो देश की आजादी जो इन क्रांतिकारियों के कारण मिली थी, लोगों ने ये बता करके कि कोई चरखा चला करके, कोई हाथ जोड़ करके, कोई चापलूसी करके, कोई अंग्रेजों की मुखबिरी करने वाले, उन्होंने इस देश की आजादी को अपने नाम करवा लिया। एक कविता कही जाती है, मेरे दादाजी चूंकि वो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, लोकतंत्र सेनानी थे, उन्होंने एक कविता लिखी थी। जब महात्मा गांधी की हत्या के बाद में सावरकर जी के ऊपर महात्मा गांधी हत्या का प्रकरण चलाया गया, तो उस समय उन्होंने इस कविता में कहा था कि अंडमान की जेल जेल है, आगा खां का महल नहीं। और हम जानते हैं कि अंडमान की जेल के अंदर किसको रखा गया था और आगा खां के महल में जो सारी सुविधाओं से युक्त थी उसमें किसको रखा गया था। देश इस बात को आज भूला नहीं है। हम याद करते हैं देश के उन क्रांतिकारियों को जिन्होंने चूंकि जटिया जी भी आ गए हैं और मैं अपनी बात को यहाँ पूरी करूं, देश के अंदर जब जब भी क्रांतिकारी यहाँ हुए हैं, उनको अपमानित करने का काम, उनका दोहन करने का काम, इतिहास को मिटाने का काम जो कांग्रेस ने किया है। हम जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस की और क्रांतिकारियों के परिवारों की बरसों बरस तक जो जासूसी कराई गई, उनको डर था कि कहीं ये क्रांतिकारी वापस कहीं तैयार होकर के, उनके परिवार के लोग तैयार होकर के इस देश के ऊपर काबिज न हो जाए और उनके हाथ से वो सत्ता चली न जाए। तो आज हमको हमारे संगठन के अग्रज डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जी का मार्गदर्शन मिलेगा। और चूंकि वो डॉक्टर जटिया जी हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं, तो मैं बड़े विनम्र और आदर भाव के साथ में डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जी को आमंत्रित करता हूं, आइए और हमको संबोधित कीजिए। माननीय जटिया जी। नरेंद्र जी को इस सारे आयोजन के लिए जिस प्रकार से उन्होंने रचना की है उसके लिए मैं बधाई देता हूं। इस अवसर पर हमारे अतिथि विषय जी आ गई थी, सीमा दीदी का उद्बोधन हो अतिथि चुका आए है। हैं उन सबका, हाँ जी, सीमा दीदी का हो चुका है उद्बोधन सभी का मैं जी। हाँ जी, हाँ जी, मैं उनको भी और अभिनंदन करता हूँ निश्चित रूप से आज का यह दिन। हाँ, नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते, मैं आपको अभिनंदन करता हूँ। अभी चूंकि 2 कार्यक्रम हो गए थे, सुबह सुबह स्वतंत्र वीर सावरकर जी को श्रद्धांजलि पुष्पांजलि से करने के लिए, तो उसमें से ही मैं आ रहा हूँ। और अभी कार्यालय में भी कार्यक्रम था, तो उस कार्यक्रम को भी वहाँ पर संबोधित करके मैं आया हूँ। निश्चित रूप से हम सब सौभाग्यशाली हैं कि जिस देश में हम रहते हैं वह एक अनुपम है। यहाँ देश की रचना में राष्ट्रभक्तों का, देशभक्तों का जिस प्रकार से राष्ट्र के निर्माण में योगदान हुआ है, यह हमारी और वैदिक परंपरा में से है। ओम भद्रम इच्छन्तु ऋषयः सवित्तपोपनिषेदु उग्रे ततो राष्ट्रम वनम ओजस्य जातम तदस्मे देवा उपसन्नमन्तु। ये हमारा राष्ट्र का और बल और तेज और जो प्रकट हुआ है वो हमारे मनुष्यों के द्वारा इस राष्ट्र के निर्माण के समय में जिस प्रकार की रचना की गई है उसी परंपरा में, और यह हमारा यह देश निर्माण का काम चल रहा है, राष्ट्र निर्माण का काम चल रहा है। राष्ट्र हमारा पुरातन राष्ट्र सनातन है। आज जिस महापुरुष का हम पावन स्मरण कर रहे हैं वो अप्रतिम, अद्वितीय स्वतंत्र वीर सावरकर ऐसे
महामना ऐसे हमारे अद्भुत, जिनका अद्भुत मैंने किसी भी क्षेत्र में जिनने कोई प्रतिमान ना छोड़ा, विद्वता के, कवित्व के, संगठन की रचना के। और उस समय में जब हमारा प्रथम स्वातंत्र समर पूरा हुआ था 1857 में, और देश में एक तरह से उस स्वातंत्र के समर में जिस प्रकार से भी परिणाम आए होंगे, उसमें से जो वातावरण निर्मित हुआ होगा, उसमें से फिर से ऊर्जा भरने का काम हम जानते हैं। देशभक्त वासुदेव बलवंत फड़के ऐसे एक महापुरुष हुए, और सामान्य परिवारों में से थे। सैनिक पूना के उसमें वहाँ काम करते थे, किंतु वहाँ के जो अत्याचार थे उसके कारण से उनमें से वो प्रतिशोध जन्म हुआ, और फिर उन्होंने संगठन की रचना की, और निश्चित रूप से उन्होंने फिर से समाज को संगठित करने का काम किया। पंजाब में भी कूका आंदोलन चल गया था, तो वहाँ भी उस तरह से उन्होंने संघर्ष करने का काम किया। तो सारे देश भर, बंगाल में भी समकालीन जितने भी लोग हुए होंगे, उस वक्त बाल गंगाधर तिलक, उनका जन्म हो ही था, 56-57 की बात रही। तो ये लोग फिर से नए क्रांति के रूप में, क्रांति दृष्टा के रूप में, और उनका उद्गम हुआ, उनका आविर्भाव हुआ। तो यह आज का यह जो उत्सव पर्व है, जिसमें आपने भी संबोधन किया है अभिषेक जी ने, और हमारे अपने बाकी मित्र भी इस पर बात कर रहे होंगे। हमारे लिए एक सूत्र है, कठोपनिषद में आया है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वराणि बोधत। अब ये सूत्र तो सबको पता है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वराणि बोधत। आगे कहा है, सुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत कवयो वदन्ति। अब उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वराणि बोधत, उठो, जागो और लक्ष्य को प्राप्त करो। जानते हुए, समझते हुए लक्ष्य को प्राप्त करना। अब जानते समझते हुए लक्ष्य को प्राप्त करना अर्थात उसका मार्ग भी ढूंढना है, आने वाली कठिनाइयों को भी पार पाना है, क्योंकि कंटकाकीर्ण मार्गम सुतंचेव यत कंटकाकीर्ण मार्गम, यह तो रास्ता बड़ा कष्टों भरा ही है, इसमें कोई दुविधा नहीं है, उसमें कोई सुविधा भी नहीं है, उसमें तो निश्चय और संकल्प है। तो उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वराणि बोधत, सुरस्य धारा रिषता वीता। तलवार की धार पर चलने जैसा यह रास्ता है। अब तलवार की धार पर चलने जैसा है नहीं, फिर इधर उधर खिसकने का, जाने का, इधर उधर भ्रमित होने का, सशंकित होने का कोई कारण नहीं है। तो स्वतंत्र सावरकर का जब प्रादुर्भाव हो गया, और परिवार में उनके बड़े भाई थे बाबा सावरकर, गणेश दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, नारायण दामोदर सावरकर, ये तीनों भाई उस वक्त पूना में भी और उस परिस्थितियों में भी, वहाँ प्लेग और इसका सारा वातावरण हो गया था। तो वहाँ जो अंग्रेज अफसर होते थे वो बड़ा मैंने यूँ कहे कि दुर्लक्ष्य करते हुए लोगों को किस प्रकार से यातना हो जाए, ऐसा क्रूर उनका स्वभाव रहा करता था। और उसके कारण से कई लोग जो बस्तियों में परिवारों में रहते थे, थोड़ा सा कहीं कहीं पता लग गया कि इसको और उस प्रकार का प्लेग का प्रकोप हुआ है, उसको घर से बाहर खींच करके पता नहीं कहाँ तक ले जाते थे, और उनकी क्या दुर्दशा होती थी उसका अंदाज नहीं है। सिपाही अंदर घर में घुस जाते थे और क्या अत्याचार करते थे, क्या माँ बहनों का और जिस प्रकार से तिरस्कार करते थे, उसके बारे में भी। तो ये सारा देखते हुए, अच्छा महाराष्ट्र तो अपने आप में भी ऐसे भी जागतिक प्रदेश है। छत्रपति शिवाजी महाराज का हम स्मरण करते हैं, तानाजी मालुसरे
काम करते हैं, वहाँ सिंहगढ़ और शाइस्ता खां पूना का स्मरण हम करते हैं। पूना में तो शाइस्ता खां का जिस प्रकार से हुआ था, शिवाजी महाराज ने वहाँ अंदर जाकर के उसके महल में जाकर के उसको वहाँ से भाग गया था, भागते भागते भी उसकी 4 उंगलियां काटने का काम तलवार के वार से। तो ये पूना अपने आप में सांस्कृतिक राजधानी भी रही है और चेतना का केंद्र भी रही है। ये जो अपने वासुदेव बलवंत फड़के थे वो भी गोली पीट करके और शनिचर बाड़े पर जाकर के और वहाँ भाषण संभाषण किया करते थे। तो पूना अपने आप में भी बड़ा एक ऐसा शहर रहा जो क्रांतिकारियों का शहर है। जैसे पहले युद्ध में हम मेरठ के बारे में याद करते हैं, बैरकपुर का हम याद करते हैं बंगाल में, इस प्रकार से यह पूना शहर भी अपने आप में ऐसे विद्वज्जनों का, क्रांतिकारियों का और समाज को प्रेरणा देने का ऐसा केंद्र रहा। तो मैं कह रहा था कि वहाँ फिर जब इस प्रकार की घटना हो गई तो चाफेकर बंधु 3 अपने भाई थे, चाफेकर बंधु थे, और उन्होंने तय किया कि ये जो रेंड करके कमिश्नर है, प्लेग कमिश्नर है, उसको शिक्षा देना चाहिए, इसको सजा देना चाहिए, इसने जो अत्याचार किया उसका मुकाबला करना चाहिए। ये हमारे यहाँ हमने इतिहास में देखेंगे, क्रांतिकारी इतिहास में, कि जो छापामार युद्ध हुआ है, जिस तरह से शिवाजी किया करते थे कि जो जिस प्रकार से जो अत्याचारी होता था उस पर आक्रमण करना और उसको समाप्त कर देना और अपने आप को उसके उस बलिदान के लिए अपने आप को तैयार रखना। तो ऐसा हेराकली जिसको कहते हैं ना कि अपने आप को अपने आप कीमत, अपनी जान की कीमत पर खेल करके और उसको परास्त कर देने का काम ये चलता आया है, बड़े लंबे समय से चलता आया। हमने देखा है कि शिवाजी ने भी जब उस समय में जब युद्ध किया था तो उसमें भी इसी तरह से छद्म युद्ध के माध्यम से अपने आताताइयों का मुकाबला करने का काम किया था। तो ये भी यहाँ भी इसी प्रकार से रेंड करके ये था। तो विक्टोरिया का विक्टोरिया जो महारानी थी उसका 60वां और उत्सव जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। अब वो जन्मोत्सव मनाया जा रहा था तो बड़ी आतिशबाजियां, बड़ा ये सब कुछ था। तो तय किया चाफेकर बंधुओं ने कि ठीक है। उसी में से फिर वो जब वो उत्सव मनाने के बाद बड़े चारों तरफ से आनंद उत्सव मनाने के बाद जब लौट रहे थे तो फिर उनमें से अपने दामोदर चाफेकर और बाकी के मित्रों ने, उनके भाइयों ने, बालकृष्ण और उन्होंने मिलकर के योजना बना करके और उस रेंड अफसर पर हमला करने का काम किया। और एक और उसके आगे एक और अफसर जा रहा था, उसका भी वध हो गया। इस तरह से वध करने के कारण से फिर आगे जाकर के रानड़े जी जो गए थे तो इनको रानड़े जी के समय में भी जिस अफसर ने मिला करके और उस सारी घटना का ब्यौरा लेने का काम किया था और उस प्रकार का भेद देने का काम किया था, उसका बदला लेने का काम भी और रानड़े जी बंधुओं ने किया था। तो ये तीनों चारों भाई जो है और भी फांसी पर चले गए। तो इससे प्रेरणा प्राप्त करके उस वक्त अपने लोकमान्य तिलक, उनका केसरी जो अखबार था उसका बड़ा महत्व था। लोग समूह बना करके उस अखबार के संपादकीय को, उसके समाचारों को बड़े आग्रह के साथ सुनते थे और उसमें से सार की बातें लेकर के और प्रेरणा करने का काम करते थे। क्योंकि चूंकि हर एक, यदि कोई मनुष्य है, यदि कोई प्राणवान है तो उसमें प्रतिकार करने का वो जज्बा रहता है, अन्याय का, अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करना, ऐसा सोच करके करते हैं। तो इसी वातावरण में सावरकर का जन्म हुआ। तीनों भाई थे, जैसा मैंने बताया आपको कि बड़े भाई थे तो गणेश दामोदर सावरकर, स्वयं विनायक दामोदर सावरकर, नारायण दामोदर सावरकर, तीनों भाई थे। अब तीनों भाइयों का ये चल पड़ा। इधर सावरकर जी को अध्ययन के लिए लंदन जाना पड़ा, विदेश जाना पड़ा। वो वहाँ गए, अध्ययन उन्होंने किया और अध्ययन करते ही ये हमने श्यामजी कृष्ण वर्मा जो है उन्हें भारत भवन का निर्माण कर दिया था और भारत भवन ऐसे अपने सारी क्रांतिकारी गतिविधियों का, भारत को स्वतंत्र कराने की गतिविधियों का केंद्र बन चुका था। तो ऐसे समय में सावरकर जी फिर वहाँ गए और उनका अध्ययन के साथ साथ उस केंद्र से भी जुड़ते रहे। उनके बड़े संभाषण, बड़े उनके उद्बोधन होते थे, लोग आकर के सुनते थे, उससे प्रेरणा प्राप्त करते थे। अनेक लोग वहाँ पर निर्माण उसके कारण से हुए। मदन लाल धेंगड़ा करके भी एक नौजवान
अमृतसर से आए हुए थे और वो पढ़ने के लिए वहाँ आए थे। मैं उनका चित्र यहाँ पर आपको बताता हूँ। ये मदन लाल धिंगरा जो थे वहाँ पढ़ने गए थे, और पढ़ने गए थे तो लंदन जाने के बाद क्या आदमी सोचता है, तो नौजवान थे तो वो उसी प्रकार से वहाँ की फैशन और बाकी की बातों में डूब गए। और तो जब सावरकर जी के संपर्क में आए तो उन्होंने वो जो सारी अंदर जो छुपी हुई उनकी मन में जो प्रतिकार करने की भावना थी, देश को आजाद करने की भावना थी, वो प्रकट हुई। एक प्रसंग ऐसा आया कि भारत भवन में चर्चा में रह तो श्यामी कृष्ण वर्मा और सावरकर जी ये कहीं चर्चा में व्यस्त रहे होंगे उस समय, और मदन लाल धिंगरा भी वहां पहुंचे हुए थे। तो उस वक्त चूंकि बम बनाने का और ये सब सारा प्रशिक्षण करने का काम और ये सारा लेकर के हरदयाल जी थे वहाँ अमेरिका में, और वहाँ से वो ले लेकर के आते थे और यहाँ फिर उस सारी बातों की रचना करते थे, फिर उसको फिर से रिप्लिकेट करने के लिए हिंदुस्तान में आकर के और फिर बम बनाते थे। उस सारी बातों का प्रशिक्षण चलता रहता था। वहाँ पर वो बम बनाने के लिए जो एसिड था उसको स्टोव पर वो उबल रहा था, और इतना उबल रहा था कि बातों में चर्चा में चूंकि निमग्न हो गए थे, इसके कारण से वो ध्यान ही नहीं रहा कि ये विस्फोटक की स्थिति में जाकर के पॉइंट ऑफ एक्सप्लोजन पर जाकर के वो आ गया। मदन लाल धिंगरा खड़े होते तो अब जैसे ही उधर ध्यान गया तो उसको उतारे कैसे, क्योंकि वो तो एसिड था ना, यानी जैसा नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड और पिक्रिक एसिड बना करके फिर वो बनता है बम वगैरह, ट्राइनाइट्रोटॉलुइन TNT वगैरह ये सब सारे केमिकल्स रहते हैं। तो जैसे उबल गया तो उसको उतारे कौन, तो ये मदन लाल धिंगरा थे, उसने जलते हुए उस पर से फ्लास्क को पकड़ करके उतारने का काम किया। अब ऐसे उतारने में जो एसिड था वो बाहर निकला और वो हाथों पर जलाते हुए पूरा हाथ चल गया पूरा, और जाकर के ऊपर रख दिया। ऐसा जब देखा सावरकर जी ने तो कहा ये नौजवान कैसा अपने आप को उस पर दांव पर लगा करके उसने यहाँ तो, चूंकि यदि थोड़े समय में यदि 1 मिनट भी और रह जाता तो बड़ा एक्सप्लोजन होता, उसके कारण से भारत भवन में जो इस प्रकार की क्रांतिकारी गतिविधियां चलती थी उस एक्सप्लोजन के कारण से सारा और वो प्रकट हो जाती है, उसके कारण से सारी गतिविधियां बंद हो जाती, तो उसके रिपरकशंस बहुत थे। सारी परिस्थितियों में से फिर वो उन्होंने उतार करके जब कहा कि नहीं ये सारा मामला ठीक प्रकार से, तो उसको विश्वसनीय हो गया। इधर वहां पर एक उसमें वहां पर नेशनल एक वो बना हुआ था जो अंग्रेज अफसरों अंग्रेज एक सामने एक निर्माण किया हुआ था अपना भारत के जो मंत्रिमंडल भारत के बारे में जो मामले थे उस मामलों का जो मंत्रालय था उसमें एक अफसर हुआ करता था, कर्नल वाइली करके अफसर था, समिति बनी हुई थी। उस समिति वो सारी बातों की प्रेरणा करती रहती थी, वो देखती रहती थी कहाँ क्या गतिविधि चल रही है, उसकी रिपोर्टिंग वो करती रहती थी। और बीच में कम्युनिकेशन का यानी भारत सरकार और उसके बीच में का भारत में जो सरकार थी अंग्रेजी सरकार और यहाँ पर भी विक्टोरिया उसका था, तो उसके बीच में वो कम्युनिकेशन का वो काम किया करती थी और नियंत्रण करने का काम किया करते थे। तो कर्नल वाइली ऐसी 3 सदस्यीय समिति बनी थी, तो उस वहाँ उन्होंने समिति बनाई हुई थी, उसमें ये मदन लाल धिंगरा भी जाकर के उन्होंने कहा कि हमें भी आपकी इस योजना में रचना में आना चाहता हूँ, तो फिर उसको मेंबर बना दिया गया। कर्नल वाइली के रिपोर्टिंग के कारण से और बाकी की बातों के कारण से बाबा सावरकर ने गणेश दामोदर सावरकर उनके बड़े भाई और राजद्रोह के प्रकरण में उनको और अंडमान की जेल में भेज दिया गया था। जैसे ही ये समाचार मिला अंडमान की जेल में जाने का, तो यह अपने जो मदन लाल धिंगरा थे और विनायक दामोदर सावरकर जी को तो लगा ही था कि बड़े भाई चले गए, बदला लेना चाहिए। मैंने कहा ना कि पॉइंटेड अटेम्प्ट करना, जहां जहां हुआ है वहां उसको जैसे कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक वहीं पर मार देना एकदम ऐसा करके। तो सर्जिकल स्ट्राइक जो आज हम शब्द चलते हैं, उस वक्त की वो सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए हमने तय किया। और कर्नल वाइली जिसने मोटे तौर जिसकी सिफारिशों के आधार पर और बैरिस्टर की डिग्री मिलने वाली थी, जिनकी उस पर सलाह पर वो सावरकर जी को नहीं मिल पाई। क्यों नहीं मिल पाई कि उनसे एक अंडरटेकिंग लेने वाले थे
कि मैं राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लूंगा, यदि आप ऐसा लिख करके देंगे तो आपको हम बैरिस्टर की उपाधि देंगे, ऐसी सशर्त बात हो गई थी। तो वो परंतु सावरकर जी इस बात के लिए तो बने नहीं थे, वो बैरिस्ट्री पढ़ने जरूर गए थे, परंतु कुल मिलाकर के इस कीमत पर कि देश के स्वतंत्रता के संघर्ष में वो भाग न ले, इस कीमत पर उनको बैरिस्टर की डिग्री का कोई मान ही नहीं था, छोड़ दिया। इसलिए ये जो कर्नल वाइली था, इसका फंक्शन था वहाँ जहांगीर हॉल करके बना हुआ था, उस फंक्शन में उनका स्वागत सत्कार समारोह ऐसा करके कोई आयोजन प्रसंग था। मदन लाल ढींगरा को जब पता लगा तो सावरकर जी के बारे में सावरकर जी से उनकी चर्चा होती रहती थी। ये मदन लाल ढींगरा भी बड़े चतुर थे, तो ये उस कर्नल वाइली के साथ मिलकर के बात करते थे, और कर्नल वाइली चाहता था कि भारत भवन में क्या चल रहा है इस गतिविधि के बारे में उनके जानकारी देने का काम करे। तो ये सावरकर जी की सलाह से, सावरकर जी से बताते हुए कुछ बातों के बारे में जानकारी देने का वहाँ काम करता था। तो ऐसा लग रहा था कर्नल वाइली को कि ये एक विश्वस्त हमारे बीच में सूत्र आ गया है, और इस विश्वस्त सूत्र के माध्यम से हम क्रांतिकारी की गतिविधि के बारे में निगरानी कर सकते हैं। यह स्थिति थी। तो ऐसा विश्वास प्राप्त होने के कारण से उनको भी उस संस्था का सदस्य बना दिया गया, और संस्था के सदस्य बनाने के नाते से उस फंक्शन में वो वहाँ गए, और जैसे फंक्शन में गए तो कर्नल वाइली तो तय किया था कि इसका सर्जिकल स्ट्राइक करना है। इस पर फंक्शन हुआ, रात के 10 बज रहे थे, फंक्शन हुआ, उनका सम्मान सत्कार हुआ। अब जैसा फंक्शन हो जाता था उतर करके जो प्रमुख वक्ता होता है पब्लिक के बीच में जाता है, सभी से मिलना जुलना करता है, हेलो हाय करता है, ये कुछ करता है। ऐसा ही करते हुए जब ये मदन लाल ढींगरा वहीं खड़े थे तो उनके पास भी गए, तो इनने भी बताया कि नहीं मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो पास में जैसे आया तो उनके जब में जो रिवॉल्वर रखा था उन्होंने तो फायर करके वहीं उनकी ये लीला समाप्त कर दी। 2 किए और 2 और कर दिए। इतने में कोई उनको बचाने के लिए दौड़ने के लिए आया, कोई लाल काका ऐसा करके कोई फारसी सज्जन थे, बचाने के लिए दौड़ने के लिए उन पर हमला करने के लिए आए, इस पर मदन लाल ढींगरा पर, तो उनने उस पर भी फायर कर दिया और वो भी समाप्त हो गया। इतने में एक अंग्रेज अफसर आया, और अंग्रेज अफसर आकर के उनको बचाने का काम करा, तो उसको भी ऐसा बाएं हाथ से ऐसा मुंह पर जबड़े पर मारा कि वो वहीं घायल हो गया, गर्दन पर चोट लगी तो वो वहीं गिर पड़ा, और वो खड़े रहे थे अडिग, इन्हें मार करके भगेंगे। शेर जब करता है आक्रमण करता है, और जब आक्रमण करता है और जब उस पर काबू पा लेता है तो फिर वो एक तरह से पूरी अधिकार के साथ पूरे उस स्वाभिमान के साथ खड़ा होता है। उसी तरह से उस सम्मान के साथ खड़े हैं, और सम्मान के साथ खड़े रहने के कारण से निश्चित रूप से वो उनको लोगों ने घेर लिया तो कहाँ भागने वाले थे। ये परंपरा, इस परंपरा का निर्वहन, ये घटना है 1905-6 की 4-5-6 की घटना रही होगी। तो उस घटना के बाद हमने देखा कि जिस तरह से मदन लाल ढींगरा ने कर्नल वाइली का ये लीला समाप्त करके गोलियां चला करके समाप्त कर दिया, और वो वहीं खड़े रहे, उसी तरह से भगत सिंह भी असेंबली में फेंक करके और वो वहाँ खड़े रहे, और वहाँ खड़े रह करके उन्होंने उस चुनौती स्वीकार किया। क्योंकि वो जब केस चलते थे, कोर्ट में जाते थे, तो अपना मंतव्य क्यों हमने ये किया है, किस बात के लिए हम ये कर रहे हैं, तो अपने उद्देश्य को बताने के लिए कोर्ट के सामने बताते थे, और वो पब्लिक में जाता था, लोगों में चेतना भरने का काम करता था। तो ऐसा आत्म उत्सर्ग करने की उनकी परंपरा। उसके बाद 40 वर्ष सन 1940 में, और उधम सिंह जी ने भी ऐसे ही किया था। वो भी कैक्सटन हॉल में जाकर के, और ओडायर, ब्रिगेडियर ओडायर, और ये जो वहाँ का जो गवर्नर था उसको, तो ब्रिगेडियर तो मर गए थे, परंतु वहाँ का जो गवर्नर था उसको, माइकल ओडायर, उसको भी मार करके फिर खड़े रहे थे। तो ये एक तरह से सोची समझी उस रणनीति के आधार पर, और केस वेस चला, फांसी तो होनी थी, और फांसी हो गई। इधर ये कुछ लोग जो थे अंग्रेजों के गुणगान गाने वाले, यशोगान गाने वाले, उसी में अपना महत्व समझते थे। उसी समय में सावरकर जी के जन्मदिन के 83 का उनका जन्म रहा, 1800 का, और 85 में ये कांग्रेस बन गई थी, यू हूम करके,
और कांग्रेस उनकी प्रेरणा से जो एटा में पहले कलेक्टर रहे होंगे 1857 की क्रांति के समय में, तो ये वहाँ उनकी प्रेरणा से बने। फिर वहाँ पर बनर्जी के सुरेंद्रनाथ बनर्जी और उनकी अध्यक्षता में कांग्रेस का गठन हुआ। फिर वो कांग्रेस चली, कांग्रेस इसलिए चली कि वो अंग्रेजों को गुणगान करते रहे और उसे याचना करते रहे कि हमको आज़ादी दे दो, हमको स्वतंत्रता के अधिकार दे दो, हमको पूरी याद दे दो। मांगने से आज़ादी मिलती है क्या? मांगने से तो भीख भी नहीं मिलती है, संघर्ष करके लेना पड़ता है। और जब संघर्ष करके लेना पड़ता है तो उस संघर्ष की बुनियाद, उस संघर्ष के आंदोलन को तीव्र से तीव्रतर करने का जो संकल्प है वो महापुरुषों ने चलाया हुआ था। और उसी में फिर मदन लाल ढींगरा ये हुआ। फिर उसकी सभा करने के लिए आगा खां के अध्यक्षता में वहाँ पर उसको कंडेम करने के लिए कि ये ठीक नहीं हुआ है। मदन लाल ढींगरा के अमृतसर के रहने वाले थे, तो उनके पिताजी और उनके भाई जो है वो कर्नल वाइली से, चूंकि उनके संरक्षण के बारे में, चूंकि वो लंदन में थे, तो उनके बारे में पत्र व्यवहार भी किया करते थे और उम्मीद करते थे कि मदन लाल ढींगरा को जिस उद्देश्य के लिए वो गए हैं उसकी पूर्ति करने के लिए उसमें सहायता करने वाले हैं। और उसके कारण से वो उसके प्रति उस परिवार का उनका संपर्क था। तो इस परिवार वालों ने कह दिया कि नहीं, मदन लाल ढींगरा से हमारा कोई संबंध नहीं, उसने जो कुछ कृत्य किया है वो आपराधिक कृत्य है और इससे हमारा इस प्रकार से लेने देने नहीं। तो फिर उसने आगा खां ने वो सभा करने का काम किया। इधर सावरकर जी को पता लगा कि आगा खां इस प्रकार की सभा लेकर के उस कृत्य की निंदा करने वाले हैं, तो वो फिर उस सभा में गए और साथ में एक आध मित्र भी थे उनके, वहाँ गए। सब आगा खां ने प्रस्ताव रखा, उन्होंने कहा सर्वसम्मति से पारित किया जाता है। सावरकर जी खड़े होकर के नहीं, ये सर्वसम्मति से पारित नहीं किया जाता है, मैं इसका विरोध करता हूँ। जैसे उन्होंने कहा विरोध करता हूँ तो लोग देखने लगे, क्योंकि सब तो वहाँ समर्थन करने के लिए आए थे, जी हजूरी या प्रशंसा करने के लिए आए थे या उसका विरोध करने के लिए आए, तो सरकार की विक्टोरिया क्राउन के बारे में यशोगान करने के लिए आए थे। तो जैसे ही उन्होंने किया तो किसी और अंग्रेज ने और सावरकर जी को मुंह पर एक घुसा मारने की कोशिश की, उसके कारण से उनका चश्मा भी टूट गया। तो जब जैसे ये हुआ तो तभी उन्होंने वो विचलित नहीं हुए, नाक से खून वून भी निकल गया था, तो विचलित नहीं, उन्होंने कहा नहीं मैं इसका विरोध करता हूँ। इतने में क्रांतिकारी सावरकर जी के साथ थे, तो उसके हाथ में एक डंडा था, तो जिसने वो घुसा मारने का काम किया तो उसने जो मार रहा था अंग्रेज, उसने कहा था देख अंग्रेज का घुसा कैसा था, तो उसने कहा कि देख भारतीय का डंडा भी कैसा होता था। कूट कूट के पीट पीट के उसका दूसरा बना करके उसको समझा दिया कि क्या होता है किसी प्रकार से आक्रमण का प्रतिकार करना भी, तो उस प्रकार से प्रतिकार हुआ। फिर वो जो समाचार था मदन लाल ढींगरा, वो उन्हें जो मैसेज देना था वो गिरफ्तारी होने के कारण से अंग्रेजों ने जब्त कर लिया, किंतु उसकी कापी सावरकर जी के पास थी। फिर उसका फ्रेंच में, इटालियन में, बाकी की भाषाओं में, अमेरिका से भी उसका अनुवाद कर सारी दुनिया में फिर उस हमारे आज़ादी के उद्देश्य के लिए इस प्रकार का मैंने किया है और ध्येय की पूर्ति करने के लिए हम ये काम करें, सारा चलता रहा। इस की गतिविधियों के कारण से और वहाँ पर जो अंग्रेज हुकूमत थी, वहाँ के जो लोग थे वो चौकन्ना हो गए थे और किसी न किसी तरह से और सावरकर जी को गिरफ्तार करके या उनको राजद्रोह चला करके और उनको सीमित करना चाहते थे। और हुआ भी यही कि उनकी गिरफ्तारी हुई और राजद्रोह का चलाने के लिए उनको भारत पर प्रत्यार्पण उनको भेजने का काम होने लगा। तो उनको जहाज पर चढ़ा करके, जब आप सबको पता है जहाज पर चढ़ा मोरिया, जहाज पर चढ़ा करके उनको जब भेजा गया तो मार्सेल करके फ्रांस का बंदरगाह था, वहाँ उनका जहाज खराब हो गया। तो जहाज खराब हो गया तो वहाँ से सावरकर जी ने मौका पा करके उसमें से निकलने का काम किया और निकल गए और फ्रांस के समुद्र तट पर जाकर के वहाँ पर चले गए, क्योंकि दूसरे देश में आ गए थे। वो देश में आ गए तो वहाँ के प्रत्यार्पण और बाकी के जो नियम थे वहाँ के वो अलग प्रकार के थे। पर वो अंग्रेज पुलिस जाकर के उनको पकड़ करके वापस लेकर गए। फिर उसका प्रकरण बाकी के लोगों ने उठाया और वो हेग की अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रकरण चला और अंततः जो फैसला होना था वो तो हुआ। किंतु ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग था कि जब जहाज में से, पानी के जहाज में से वो निकल करके किस तरह से अपने आप को, शरीर को मोड़ तोड़ करके निकल करके वहाँ से निकल करके क्योंकि गिरफ्तार होना और अपने आप को कैद करा देने से उद्देश्य की पूर्ति होने वाली नहीं है, इसलिए शिवाजी की तरह से रणनीति बना करके वहां से फिर निकलना, जैसे आगरा के किले से और शिवाजी निकल के चले गए थे, वो निकल करके आ गए। ये तो दुर्भाग्य था कि उस प्रकार से परिस्थिति बन गई कि वो
वहाँ से बाकी के आगे के समय के लिए वो अपने आप को स्वतंत्र नहीं करा सके। फिर यहाँ पर उनके ऊपर प्रकरण चला और 2 जन्म कैद। तो उन्होंने कहा कि भाई अंग्रेज तो मानते नहीं दूसरे जन्म की बात को, आप मानते हैं, ये मेरे को बड़ी खुशी है, 2 जन्म कैद की सजा ऐसा करके सुनाई देगा। अंडमान में उनको ले जाने का काम हुआ। अब 1910 से लेकर के 23 तक वो अंडमान की जेल में रहे। अब जेल में रहे तो उनके भाई भी वहां पर थे, बाबा सावरकर। और वहां जब जेल में थे तो वहां जिनको जहां जिस बैरक में बंद किया गया था नीचे फांसी घर है। मुझे भी वो स्थान देखने का अवसर मिला। मैं अंडमान गया था। अंडमान में मैंने वो स्थान जहाँ पर वीर सावरकर जी को और कैद किया गया, तो दूसरे मंजिल पर है वो, और डबल उसमें लॉक है। एक लॉक लगता है, फिर बीच में गैप है, फिर दूसरा डबल लॉक लगता है, और फिर नीचे ही फांसी घर बना हुआ है। तो किसी को फांसी की सजा दी जाती है तो वहाँ उसको फांसी के लिए लाया जाता है, और फिर वहाँ से वो वहाँ का लीवर दबाने के बाद वो पटरा नीचे से खिसक जाता है और उसमें से आदमी जुड़ जाता है, तो पटरी की आवाज आती है। तो ऐसा आतंकित करने वाला, भयग्रस्त करने वाला, और उस जगह पर लाकर उनको किया। और वहाँ रह करके भी उनकी रचना धर्मी था। बौद्धिक क्षमता के तो अद्वितीय भंडार थे, प्रगल्भ, मेधावी। ये वो साक्षात ऐसा लगता था कि जैसे कि हमारी दैविक परंपरा का पालन कर रहे हो। या मेधाम देवगणा पितृष्पासते सा मामध्य मेधया अग्ने मेधाविनम कृत्वा, आहुति देने का काम। दीवालों पर, जेल की दीवालों पर नाखून से और जो रचना आती थी उसको कुरेदते थे। कहीं उसमें से कहीं तार मिल जाता था, तार पर उस तार से उस दीवार पर कुरेद करके वो रचना के पद लिखा करते थे। ऐसे पद लिखे हुए मैंने देखे अंडमान की जेल में, ऐसे पद लिखे हुए देखे। तो वो सारी कोलों में जोत करके और नारियल का तेल निकालना, पीने का पानी नहीं देना, मूंज की वो रस्सी होती थी, वो रस्सी से रस्सी को बुनने का काम करना। साल भर बाद जब वो रह चुके तो पता लगा उनके भाई भी वहां पर हैं। विडंबना देखिए आप, कैसे अप्रतिम, कैसे 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 बलिदान देने के बाद ही स्वतंत्रता हमको हासिल हुई। कैसा स्वतंत्रता की कीमत को जानने के लिए तो हम उत्सव करें। लोकतंत्र सेनानी संघ ये जो आयोजन कर रहा है आजादी के अमृत उत्सव के उपलक्ष्य में, ये इसका प्रयोजन यही है कि हम आजादी के मशाल को जलाए रखना चाहते हैं। हम अपना खून छिड़के, मिट्टी गुलाल कर दे, जो दीप उनने बाला उसको मशाल कर दे, उदात्त लक्ष्य को लेकर के। और इस प्रकार से उनने जो देश को बलिदान किया है, स्वतंत्रता को सार्थक करने, शक्ति का जो आधार बना करके जो उन्होंने देश को स्वतंत्रता दिलाने का काम किया। लोग कहते हैं कि स्वतंत्रता हमको मिल गई, दे दी हमें आज़ादी बिना। वो कहते होंगे, कुछ माने में सही भी हो सकता होगा। तो आज़ादी कोई ऐसे थोड़ी आई है। आज़ादी का तो प्रथम महायुद्ध का, द्वितीय महायुद्ध के सारे संदर्भ रहे हैं, और उस संदर्भ में लोगों की शहादतें हुई हैं बहुत बार। तो समानांतर बलिदान होते रहे। मैंने जैसा कहा ना, खुदीराम बोस थे वहां पर बंगाल में, और खुदीराम बोस थे बंगाल में तो वहां पर ये जो विपिन चंद्र पाल हैं वो वंदे मातरम की पत्रिका के संपादक थे। और वहां पर ये जो अपने महर्षि अरविंद हैं, महर्षि अरविंद जो पांडिचेरी में बाद में गए, वो एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, और उनको बाद में अध्यक्ष बुलाने के लिए सन 1920 में जब कहा गया था, तो चूंकि वो आध्यात्म जीवन स्वीकार कर चुके थे तो इसलिए 1920 में भी, और फिर प्रबुद्ध डॉक्टर हेडगेवार भी उनको कहने के लिए गए थे कि क्योंकि नागपुर में अधिवेशन हो रहा है तो आप उसकी अध्यक्षता करेंगे तो अच्छा होगा। तो ऐसे महर्षि अरविंद, तो वो उस घटना में चूंकि वंदे मातरम था तो उन पर राजद्रोह चला गया, और राजद्रोह चला गया जब केस चल रहा था तो उस पर ये अपने उनके मित्र थे, और सुरेंद्र और बाकी के जो मित्र थे वो वहाँ उन्होंने उसका विरोध किया, नारेबाजी करने लगे। तो इतने में पुलिस वाले ने किसी एक उनके ही मित्र को डांटने का काम किया, पीटने का काम किया, तो उसने उसका विरोध किया। विरोध करने के कारण से, और जिस प्रकार से वहाँ का दृश्य बन गया था, तो उस दृश्य में फिर जो अपने क्रांतिकारी थे उनने फिर उस अधिकारी को समाप्त मार करके ढेर कर दिया वहीं पर। और फिर उसके कारण से फिर खुदीराम बोस ने
जो अधिकारी था उस जिसके न्यायालय में प्रकरण चल रहा था उसका भी वध करने का काम किया। वो मतलब उसको समाप्त करने के लिए योजना बनाई। प्रफुल्ल चाकी जो थे, जैसा चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए थे अपनी गोली से, उसी प्रकार से जब वो घिर गए थे तो प्रफुल्ल चाकी ने भी अपनी गोली से अपने आप को समाप्त करने का काम कर दिया था और फिर खुद ही राम बोस पर प्रकरण चला। तो मैं कह रहा हूँ कि ये देश भर में सारा जो चलाते रहे उसके केंद्र में सावरकर जी भी थे। तो उनकी सजा पूरी हुई, सजा के बाद वो लौट करके आए, उनके बहुत काफ़ी प्रतिबंध लगाने का काम किया। इधर लोकमान्य तिलक जो थे सन 1920 में उनका 1 अगस्त और उसमें उनका हो गया। तो जो कांग्रेस का जो गर्म दल था वो आंदोलन खत्म हो गया क्योंकि लाला लाजपत राय बच गए थे साइमन कमीशन के कारण से। वहाँ साइमन कमीशन विरोध करने के कारण से और उस पर लाठीचार्ज हुआ था तो उसके कारण से उनका प्राणांत हो गया। बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, ये एक क्रांतिकारी युग का कांग्रेस में भी जो गर्म और क्रांतिकारी दल था उसका भी समापन हो गया। उसके बाद फिर सुभाष आए, सुभाष ने फिर अपनी तरह से किया, वो अध्यक्ष बने। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो वीर सावरकर हैं, उन वीर सावरकर ने उनकी अध्ययनशीलता और उनकी कुशलता और उनकी विजन, उनकी दृष्टि, सावरकर समग्र करके वो निकला है, उसमें सारा इतिहास है। इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ ऐसे करके भी साहित्य आया हुआ है, काफ़ी उनका साहित्य लिखा हुआ है। अभिनव भारत करके उन्होंने संस्था बनाई हुई थी, अभिनव भारत करके संस्था बनाई थी, तो वो भी देश विदेश में उसका प्रचार करने का काम करती थी। और फिर यहाँ पर आकर के उन्होंने हिंदू महासभा का गठन किया। हिंदू महासभा के वो अध्यक्ष रहे, अहमदाबाद में अध्यक्ष रहे, फिर 4 साल तक अध्यक्ष रहे। उसके बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा के अध्यक्ष हुए। और फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हम देखें कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी परम पूज्य गुरु जी के सानिध्य में मिल करके, और जब चूंकि संघ पर प्रतिबंध लगा था तो उस प्रतिबंध के बाद राजनीतिक दल बनाने की जब जरूरत पड़ी थी तो डॉक्टर परम पूज्य गुरु जी के सानिध्य में रह करके और जिस प्रकार से भारतीय जनसंघ की स्थापना करने का काम हुआ तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने वहाँ के अध्यक्ष बने। फिर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी देश हित में बलिदान हुआ। कश्मीर में जाकर आज हम धारा 370 देखते हैं, धारा 370 यदि धारा 370 लागू की गई तो उसका प्रतिरोध करने वाले यदि कोई थे तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। वहाँ पर जिस प्रकार से सावरकर जी ने जाकर के विदेश में जाकर के क्रांतिकारियों को निर्माण करने का काम किया, अपने आप को आहूत करने के बाद अंडमान की जेल में गए और अंत में उनका जो मृत्यु हुई सन 1967 में उनकी मृत्यु हुई और स्वास्थ्य भी उनका गिर गया था। परिवार में सदस्य कोई रहे नहीं थे और इस कारण से उनके भाई सन 50 में नारायण भी उनका भाई था, वो भी चले गए, बड़े भाई बाबा सावरकर भी चले गए और अंत में उनकी मृत्यु हो गई। किंतु उनके बारे में जिस प्रकार से प्रकाश में आना चाहिए था, कांग्रेस हुकूमत ने वो सारी बातों को दबा कर रखने का काम किया, प्रतिबंधित करने का काम किया। अंग्रेज के बाद कांग्रेस आई और कांग्रेस ने इस प्रकार से सावरकर जी का जो इस प्रकार का महान व्यक्तित्व था उसको सामने लाने का काम नहीं किया। ये सौभाग्य की बात है कि जब मैं संसद में था तब स्वतंत्र वीर सावरकर का तेल चित्र है वो सेंट्रल हॉल में लगाया गया और निश्चित रूप से उस ये साक्षी रहे हैं। तो आज का ये जो दिन है निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। स्वतंत्रता को ही उन्होंने अपना आराध्य माना था। उन्होंने कहा था जयस्तुते श्री महान मंगले यशोश्रुताम वंदे, जयस्तुते श्री महान मंगले शिवस्पदे शुभदे। माँ भगवती के रूप में स्वतंत्रता का आराधन करने वाले, इसी को अरविंद ने कहा है, माता भवानी शिववाहिनी माता शिवप्रिय तव शक्तंशजा वयम भारतवर्षस्य जना तव मंदिरे समासिना वयम प्रार्थयामहे शुणमात आविर्भव भारतवर्षे प्रकाशमान भव। शिवस्पदे शुभदे स्वतंत्रते भगवती, स्वतंत्रते भगवती, स्वतंत्रता को आराध्य मान करके इनने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। ऐसे स्वतंत्र वीर सावरकर का पावन स्मरण कर हम निश्चित रूप से आनंदित है। वो हमारे प्रतीक थे। तुम स्वतंत्रता की अमर आग, तुम स्वतंत्रता की अमर आग, बुझ न सका ऐसा चिराग, उत्सर्ग करने की ललक लिए मरण वर्ण का रक्तिफाग।
तूफानों से राह बनाते चलता, पर्वत लांघे बढ़ता जाता, प्रतिबल बढ़ने के निश्चय में विराम कहा, विश्राम कहा। चाहे समुद्र को पार करना हो, चाहे अंडमान की जेलों में जाना हो, सारा करते हुए अरमानों को बांध सका क्या कोई, प्रतिमन चिंतन पर कैसा, हृदय में दिवंग भरी हो, धरती पर बंद कैसा। सारी दुनिया में स्वतंत्रता के आंदोलन को, भारत के स्वतंत्रता के आंदोलन को एक प्रसिद्धि देने वाले उसके रूप में सावरकर के जी के जो प्रयास थे वह भी, और स्वतंत्रता के आंदोलन में जो चेतना देने का काम करने का वो भी थी। फिर बाद में वहां से निकलने के बाद उन्होंने जो सामाजिक काम किए हैं, लोगों को देश को जोड़ने का काम किया है, देश को एकात्मता का बनाने का काम किया है, उस सारी बातों को याद करते हुए निश्चित रूप से उनका जीवन, उनके जीवन के कार्य अनुकरणीय है। हम सावरकर जी के जीवन में कुछ प्रेरणा प्राप्त कर सकें, यही उस हमारे इस आयोजन प्रयोजन का प्रसंग है। जन्म मरण का खेल अनूठा, इसमें हार नहीं है। जन्म मरण का खेल अनूठा, इसमें हार नहीं है। और वो क्या चल पाएगा जिसको पथ से प्यार नहीं है। तो स्वतंत्रता के पथ के प्रतीक और उसके उस पथ पर चलने वाले, अपने आप का आत्मोत्सर्ग करने वाले, जैसे स्वतंत्र वीर सावरकर और अनेकों शहीदों का स्मरण करने का पावन दिवस है। हम उनके चरणों में अपनी आदरांजलि, पुष्पांजलि समर्पित करते हैं, भावांजलि समर्पित करते हैं। और इस लोकतंत्र की मशाल को जलाए रखने के लिए जो भी कुछ करना होगा हम करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र की मशाल को जलाने के लिए उस समय में भी जो संघर्ष हुए होंगे, उस संघर्ष को पुनरावृत्ति करने का काम 1975 में हो गया था। और उस वक्त भी एक कहा गया था कि कौन चलेगा आज देश से भ्रष्टाचार मिटाने को, बर्बरता से लोहा लेने, सत्ता से टकराने को। तो उस वक्त अंग्रेजों की हुकूमत से, सत्ता से टकराने का संकल्प, और उसके बाद सन 75 में इंदिरा गांधी की हुकूमत के अंदर आने के बाद लोकतंत्र को कुचलने का दुस्साहस, उसको चुनौती देने का काम, लोकतंत्र को बचाने का काम जिन लोगों ने किया है, उन्हीं के संगठन में लोकतंत्र सेनानी संघ के, और उससे ये आयोजन किया जा रहा है। हमारे अध्यक्ष माननीय कैलाश सोनी, हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक माननीय श्री नरेंद्र जी, हमारी बहन जिनका अभी उद्बोधन हो गया है, और उनके उद्बोधन से मैंने पहले भी उनका स्मरण किया था, और उनका उद्बोधन सौभाग्य से हमको मिला। निश्चित रूप से उनके प्रति भी मैं हृदय से साधुवाद, उनका आभार व्यक्त करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में इस मशाल को जो जलाया हुआ है, लोकतंत्र की मशाल को जलाया हुआ है, इसको हम बराबर जलाए रखें, क्योंकि स्वतंत्रता तभी तक कायम रह सकती है जब तक कि लोकतंत्र जिंदा है। तो इस हमारी स्वतंत्रता भगवती के आराधना में, और इसके जो पहलू है स्वतंत्रता और लोकतंत्र, इसके जो पहलू है, क्रांति के जो पहलू है, आज़ादी के जो पहलू है, इसको और बनाए रखने का हम संकल्प लेते हैं, और इस संकल्प को सार्थक करने के लिए आगे बढ़ रहे। हिमादि तुंग शुंग से विशुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता, अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सो चलो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। ऐसा निरंतर चरे हुए चलने का संकल्प लेकर आगे बढ़े। इतना ही मुझे निवेदन करना था। स्वतंत्र वीर सावरकर अमर रहे, ऐसा जय घोष के साथ मैं आप सबको उनका पावन करने के लिए बधाई देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जड़िया जी, आपने बहुत ही विस्तार के साथ में स्वतंत्र वीर सावरकर जी के जीवन पर जो प्रकाश डाला, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी नौजवान पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी स्वतंत्र वीर सावरकर के जीवन से प्रेरणा लेगी और देशभक्ति के इस पथ पर चलने का प्रण लेगी। क्योंकि हम लोकतंत्र सेनानी संघ की ओर से प्रत्येक महीने हम क्रांतिकारियों को, शहीदों को और देशभक्तों को याद करने का काम करते हैं। और आज़ादी के इस अमृत महोत्सव के अंतर्गत हमारी इस कार्यक्रम के अंदर आपने अपना जो ओजस्वी उद्बोधन दिया, अपना समय दिया, उसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद अदा करता हूं। बहन सीमा बिसे जी, आपने भी अपना अमूल्य समय निकाल करके आज के इस कार्यक्रम के अंदर
जो हमें प्रेरणा दी है, उसके लिए मैं बहन सीमा जी का भी हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आगे भी इसी प्रकार का आपका सहयोग मिलता रहेगा। बड़ी संख्या में फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हमारे कई दर्शकगण जुड़े हुए हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स फेसबुक के माध्यम से हमको देखने को मिल रहे हैं। मैं उन सभी दर्शकों को अभी हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम के अंदर जो हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, उनका भी हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और इस बात को हम बार बार याद रखें, हमारे इस देश के इतिहास को, स्वर्णिम इतिहास को, देश के गौरवशाली इतिहास को और हमारे अमर क्रांतिकारियों के इतिहास को हम याद रखें। ये हमारा सबका ध्येय होना चाहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। पुनः बहुत जल्द हमारे, चूंकि लोकतंत्र सेनानी संघ, जो लोकतंत्र की सेनानियों का, जिसको हम मीसाबंदियों का संगठन कहते हैं, और 1975 में जब देश में आपातकाल लगा था, 1975 25 और 26 जून की मध्यरात्रि जब देश में आपातकाल की घोषणा हुई थी, अब वो जून का महीना भी लगभग आने में है और 25-26 जून के उस कार्यक्रम में हम पुनः आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। नमस्कार।